हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हम लोग का नया टॉपिक है वो पढ़ेंगे रिस्पायरेशन इन प्लांट्स। रिस्पायरेशन इन प्लांट्स में आज हम लोग का जो मेन टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन में पहला टॉपिक इसका स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलिसिस। देखिए ग्लाइकोलिसिस होता क्या है, पहले इसके बारे में जानते हैं। देखिए जो ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस दो शब्दों से मिलकर के बना है। इससे हम लोग ग्लाइकोलाइसिस भी कह सकते हैं या ग्लाइकोलिसिस भी कह सकते हैं। एक तो सबसे पहले यहां पर ग्लाइकोज, ग्लाइकोज का मतलब होता है शुगर, ग्लाइकोज का मतलब होता है शुगर, बस लाइसिस मतलब होता है स्प्लिटिंग, लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग, मीन्स स्प्लिटिंग ऑफ शुगर इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस। यानी कि यहां पर जो है शुगर का जो अणु है वो यहां पर विघटित होगा। तो शुगर का अणु यहां पर विघटित हो रहा है, तो शुगर के अणु, शुगर मीन्स यहां पर ग्लूकोज की बात करेंगे तो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल्स वो विघटित होगा और विघटित होकर के दूसरा जो है कंपाउंड्स का फॉर्मेशन यहां पर होगा, यानी ये सिंथेसिस ऑफ अदर कंपाउंड्स बाय द शुगर सॉल्यूशन। तो ये यहाँ पर शुगर है, इसके द्वारा इसमें लाइसिस होगा, स्प्लिटिंग होगा, जिसके थ्रू जो है एक अदर कंपोनेंट से अदर कंपाउंड्स का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। जो ग्लाइकोलिसिस है, इस ग्लाइकोलिसिस को जो है तीन वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की थे। एक थे एमिडन, एक थे मेयरहॉफ और एक थे फार्नस। तो तीन वैज्ञानिकों ने इसकी खोज किए थे, इसीलिए इसको जो है नाम दिया गया EMP पाथवे। इसको नाम दिया गया है EMP पाथवे के नाम से इसको जो है जानते हैं, क्योंकि इसको जो तीन वैज्ञानिक एमिडन, मेयरहॉफ, फार्नस ने जो है प्रस्तुत किया था, इसलिए इसको जो है EMP पाथवे नाम दिया गया है। इसको जो है हम लोग एनाएरोबिक रिस्पायरेशन के नाम से भी जानते हैं, इसको जो है एनाएरोबिक रिस्पायरेशन के नाम से भी जो है जानते हैं। एनाएरोबिक रिस्पायरेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इस पूरी प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। एक जगह पर आता है जहां पर ETS के थ्रू आएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसको हम लोग देखेंगे। वैसे यहां पर आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो ये पूरी प्रक्रिया होती है ग्लाइकोलिसिस की, ये पूरी मैकेनिज्म यहाँ पर जो है जो साइटोप्लाज्म होता है उस साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होती है। जो ये पूरी मैकेनिज्म है वो पूरी मैकेनिज्म साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होती है। यहाँ पर ध्यान देंगे एक एक शब्द को, ये जो पूरी प्रक्रिया होती है ये साइटोप्लाज्म में होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं होती। तो साइटोप्लाज्म में जो है जो ग्लूकोज का लाइसिस हो रहा है, स्प्लिटिंग हो रहा है, कहां पर? साइटोप्लाज्म में। तो उस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस और ग्लाइकोलाइसिस भी कह सकते हैं। इससे जो है EMP पाथवे भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसे एमिडन, मेयरहॉफ, फार्नस ने खोजा था, इसलिए इसको जो है एमिडन, मेयरहॉफ, फार्नस पाथवे के नाम से भी जानते हैं। इसको एनाएरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये यहाँ पर एनाएरोबिक रिस्पायरेशन होता है। देखिए समझते हैं यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में होता क्या है। देखिए ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया क्या करें कि आसान से उसमें समझे तो कह सकते हैं जैसे C6H12O6 है, ग्लूकोज है, तो ये ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया के द्वारा चलते हुए डिफरेंट टाइप के, इसको भी डिटेल में चलेंगे, 10 चरणों से होते हुए, क्योंकि 10 पूरे स्टेप इसमें आते हैं, 10 चरणों के द्वारा यह जो है जो ग्लाइकोलिसिस होता है ये यहाँ पर जो है CH3CO COOH के दो मॉलिक्यूल्स बना लेता है। यानी पायरुविक एसिड के यहां पर दो अणु बनेंगे। कितने मॉलिक्यूल्स? पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनेगा, ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल्स के विघटन के द्वारा। तो ये पूरी प्रक्रिया यहाँ पर जो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बन रहा है, ये पूरी प्रक्रिया जो सेल है उस सेल के साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होती है। और साथ में साइटोप्लाज्म के साथ में यह जो है कुल 10 चरणों में होती है। और चूंकि जैसे कि अगर एक साथ किसी भी चीज को जला दिया, जैसे ग्लूकोज को एक साथ जला दिया जाए तो क्या होगा, बहुत सारे हीट वहां पर निकलेंगे और एनर्जी वहां पर कंज्यूम नहीं हो पाएगा। तो एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए किसी भी प्रोसेस को बहुत स्लोली चलना पड़ता है। तो यहाँ पर जो एक्टिवेटर के रूप में काम करता है या कैटलिस्ट के रूप में काम करता है वो होता है एंजाइम, यानी डिफरेंट टाइप के एंजाइम जो प्रेजेंस होते हैं इस जो पूरे रिएक्शन में। तो ये जो पूरा रिएक्शन होता है ये विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स। तो ये पूरी रिएक्शन होता है, रिएक्शन कंप्लीट होता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स। और वो एंजाइम क्या करते हैं, उस एनर्जी को रिस्टोर करने का काम करते हैं। तो इसके थ्रू यहाँ पर पायरुविक एसिड बनता है। तो ये यहाँ पर बना पायरुविक एसिड, लेकिन पायरुविक एसिड बनता कैसे है इस चीज को यहाँ पर हम लोग समझेंगे।
हमने अभी जस्ट कहा कि ये पूरा जो प्रक्रिया है ये 10 चरणों में कंप्लीट होती है। पूरी प्रक्रिया जो है ये 10 चरणों में यहां पर कंप्लीट होती है। कुल यहां पर 10 स्टेप रहेगा। ठीक, पहला स्टेप स्टार्ट करते हैं, कैसे प्रक्रिया होगी। तो इसका पहला जो स्टेप है इसको कहते हैं फर्स्ट फास्फोरिलेशन। फर्स्ट फास्फोरिलेशन। देखिए जहां पर फास्फोराइलेशन की प्रोसेस होगी मीन्स वहां पर जो है फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स उसके जो भी वहां पर सिंथेसिस हो रहा है कंपाउंड उसमें आकर के फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स आकर के ऐड होंगे। तो यहां पर फर्स्ट फास्फोरिलेशन की प्रोसेस में होता क्या है, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है। इस ग्लूकोज में चूंकि यहां पर अभी पहले से फॉस्फेट है नहीं तो यहां पर एटीपी का यहां पर जो है कंजम्पशन होगा प्लस एटीपी और ये यहां पर जो है कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक फॉस्फेट इस एटीपी से निकल करके इससे जुड़ेगा। ग्लूकोज 6 कार्बन वाला एक कंपाउंड है, 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, इसलिए हेक्सोसर्करा भी कह सकते हैं। और जहां पर एडीपी एटीपी में कन्वर्ट हो रहा है या एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो रहा है वहां पर जो है एनर्जी की बात हो रही है। तो यहां पर एंजाइम का यूज काइनेज करेंगे। अब चूंकि ये हेक्सोसर्करा है तो इस एंजाइम का नाम दे देंगे हम यहां पर हेक्सोकाइनेज। तो यहां पर हम नामिनेशन कर देंगे एंजाइम का, जो एंजाइम यहां पर होगा इस एंजाइम के प्रेजेंस में ये पूरी प्रक्रिया होगी, उसको कहेंगे हेक्सोकाइनेज। अब ये फास्फेट यहां से निकल करके ग्लूकोज जुड़ा। ग्लूकोज 6 कंपाउंड्स वाला एक यौगिक 6 कार्बन वाला एक कंपाउंड है, उस छठे कार्बन पर जाकर के फास्फेट जुड़ेगा और ये बन जाएगा ग्लूकोज 6 फास्फेट कहेंगे, ग्लूकोज 6 फास्फेट कहेंगे। प्लस यहां पर एडीपी कन्वर्ट हो जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में होती है, यानी एटीपी का जो एडीपी में कन्वर्जन है वो यहां पर मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में होती है। यहां पर चूंकि एक ही मॉलिक्यूल है तो यहां पर हम लिख देंगे 1 मॉलिक्यूल्स, ये केवल एक अणु होता है क्योंकि हमने ग्लूकोज के एक अणु से भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा फर्स्ट फास्फोरिलेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है, यानी ग्लूकोज 6 फास्फेट का फॉर्मेशन यहां पर हो जाता है। सेकेंड प्रोसेस है, इसको कहते हैं आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन वीडियो को अंत तक देखेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो नीट में ही पूछे गए और पढ़ने के बाद ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें जो है वास्तविकता में सत्य क्या है। तो ये चीज यहां पर भी अंतिम में देखेंगे जब ये कंप्लीट हो जाएगा। आइसोमेराइजेशन तो पहला है फर्स्ट फास्फोरिलेशन, सेकंड आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन में क्या होता है कि जो ग्लूकोज 6 फास्फेट है बस यहां पर आइसोमेराइजेशन हो जाता है कि वह कंपाउंड्स किसी और अदर कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो ग्लूकोज 6 फास्फेट है, ग्लूकोज 6 फास्फेट विद द हेल्प ऑफ आइसोमेरेज एंजाइम, विद द हेल्प ऑफ आइसोमेरेज एंजाइम ये कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। ये पूरी प्रक्रिया जो है ये 1 मॉलिक्यूल्स में होता है। तो ये सेकंड स्टेप था। थर्ड स्टेप की बात करें, तीसरा है सेकंड फास्फोरिलेशन। सेकंड फास्फोरिलेशन, सेकंड फास्फोरिलेशन। सेकंड फास्फोरिलेशन में क्या होगा, जो फ्रक्टोज 6 फास्फेट है, फ्रक्टोज 6 फास्फेट और प्लस यहां पर पुनः एक फास्फेट और आकर के जुड़ेगा तो उसके लिए यहां पर एटीपी आएगा। पूरा एटीपी का यहां पर कंजम्पशन हो रहा है, मींस यहां पर एनर्जी का लॉस हो रहा है, यहां पर एनर्जी का बेनिफिट ना होकर के एनर्जी का लॉस हो रहा है, यानी कि घाटे में चल रहा है अभी ये। तो ये प्रक्रिया यहां पर जो है इसको कहेंगे, चूंकि फ्रक्टोज 6 फास्फेट और एटीपी पूरा काइनेज एंजाइम यहां पर आएगा तो हम इसको नाम दे सकते हैं फास्फोफ्रक्टोकाइनेज, क्योंकि यहां फास्फेट जो है फ्रक्टोज पर जाकर जुड़ेगा तो नाम दे सकते हैं इसको फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। अब ये भी होता है मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में और ये फास्फेट निकल करके जुड़ा तो छठे कार्बन पर ऑलरेडी फास्फेट है तो ये इसके जाकर के पहले कार्बन से जुड़ेगा और वह बन जाएगा फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट और प्लस यहां पर एडीपी अलग हो जाएगा। पूरी प्रक्रिया
1 मॉलिक्यूल्स में हो रही है। आते हैं चौथे स्टेप पर। चौथा स्टेप है इसका जो है क्लीवेज। क्लीवेज की प्रक्रिया में यहां पर क्या होगा, ये क्लीवेज की प्रक्रिया में अब ये जो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट है ये यहां पर टूट जाएगा, यानी 6 कार्बन वाला यौगिक टूट करके 3 कार्बन वाला यौगिक 2 मॉलिक्यूल्स यहां पर बना लेगा। यानी ये जो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, यहां पर बना लेते हैं फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, ये टूट जाएगा 2 में, इस तरह से। एक तरफ ये बना लेगा 3 फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड का मोल मॉलिक्यूल, ग्लिसरैल्डिहाइड, और एक तरफ बना लेगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, 3 डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये जो दोनों है ये आपस में आइसोमराइजेशन की प्रोसेस करेंगे। यहां पर ध्यान देना, ये आइसोमराइजेशन हो रहा है। यहां पर एंजाइम जो होगा, चूंकि ये ट्रायोज शर्करा है तो उसको नाम देंगे ट्रायोज आइसोमेरेज, ट्रायोज आइसोमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में यहां पर होगा। पूरी प्रक्रिया 1 मॉलिक्यूल्स में होगा, 1। अब यहीं से स्टार्ट होगा 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म, यानी 3 फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड का एक अणु ये और एक अणु ये भी कन्वर्ट हो जाएगा 3 फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड में, और यानी कि 2 अणु, यानी कि 5वां स्टेप हमारा आ जाएगा। 5वां स्टेप है 3rd फास्फोरिलेशन, 3rd फास्फोरिलेशन की प्रोसेस जो होती है, इसमें क्या होता है, जो 3 फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड है का 2 मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल। अब यहां पर डबल स्टार्ट हो जाएगा, ग्लिसरैल्डिहाइड, अब प्लस यहां पर जो है एक मॉलिक्यूल H3PO4 आकर के जुड़ेगा, ठीक है, फास्फेट अणु आकर के जुड़ेगा। अब चूंकि फास्फेट एंजाइम आकर जुड़ा, यहां पर एंजाइम जुड़ेगा, फास्फेटेज एंजाइम आएगा, फास्फेटेज, और ये फास्फेट आकर के जुड़ेगा, चूंकि तीसरे कार्बन पर ऑलरेडी फास्फेट है, ग्लिसरैल्डिहाइड के तीसरे कार्बन पर ऑलरेडी फास्फेट समूह है, तो अब ये इसके जो है पहले कार्बन से जुड़ेगा और ये बन जाएगा 1,3 डाई फास्फो ग्लिसरैल्डिहाइड, और ये होगा 2 मॉलिक्यूल्स में। कितने मॉलिक्यूल्स में ये कंप्लीट होगा? 2 मॉलिक्यूल्स यहां पर बहुत ही आवश्यक होता है, इंपॉर्टेंट होता है, तो मॉलिक्यूल्स को यहां पर जो ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। इसके आते हैं 6ठा स्टेप है ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजिनेज। देखिए जहां पर डिहाइड्रोजिनेज शब्द आ जाएगा, ये चीज ध्यान रखना, जहां पर डिहाइड्रोजिनेज शब्द आएगा इसका मतलब वहां पर जो है, अब वहां पर जो है रिडक्शन की प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जैसे सबसे पहले जो यहां पर बना है उसको ले लेते हैं 1,3 डाइफास्फो ग्लिसरैल्डिहाइड, तो यहां पर किसी एक का अब यहां पर रिड्यूस्ड को एंजाइम आएगा, एक रिड्यूस्ड को एंजाइम आएगा और उसका नाम है NAD। क्योंकि ये पूरी प्रोसेस 2 मॉलिक्यूल्स में हो रहा है तो यहां पर NAD के 2 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, ठीक है, जिसको हम कहेंगे NAD का पूरा नाम कहेंगे तो निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड होता है। ये यहाँ पर NAD, चाहे हम यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स लिखे या वहां पर जाकर के हम लिख सकते हैं 2 मॉलिक्यूल्स, ध्यान नहीं रहे, चाहे यहाँ भी लिख सकते हैं, ध्यान रहे कि 2 मॉलिक्यूल्स रहेंगे क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया 2 चरणों में चल रही है, 2 मॉलिक्यूल्स में हो रही है, तो ये यहाँ पर आया। अब एंजाइम के नाम की बात करें तो एंजाइम का नाम लिख सकते हैं कि डाइफास्फोग्लिसरैल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, या केवल लिख दीजिए यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, या पूरा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि डाइफास्फोग्लिसरैल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में पूरी प्रक्रिया होती है। इसमें से क्या होता है, ये जो है जो ग्लिसरैल्डिहाइड का फार्मूला होता है C3H8O3 होता है।
ये यहां से हाइड्रोजन के 2 अणु निकल करके इस NAD से जाकर के जुड़ेगा और ये बन जाएगा अब यहाँ पर C3H6O3, यानी जो ग्लिसरॉल्डिहाइड था वो ग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और ये बन गया 1,3-डाइफॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। अब प्लस यहां पर जो है NAD.2H बना, कितने अणु बने तो 2 मॉलिक्यूल्स, ये पूरी प्रक्रिया चल रही, यानी कि 2 NAD.2H वहां पर बनेगा। तो ये यहां पर 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। 7वां स्टेप देखते हैं, तो 7वां स्टेप है फर्स्ट ATP जनरेशन। 7वां स्टेप है फर्स्ट ATP जनरेशन। फर्स्ट एटीपी जनरेशन, अब यहां नहीं, यहां पर अब एटीपी का सिंथेसिस होगा, फॉर्मेशन होगा। अभी तक क्या हो रहा था, एटीपी का लॉस हो रहा था, यानी एनर्जी का लॉस हो रहा था, एनर्जी कंज्यूम हो रही थी, कंजम्पशन हो रहा था, एनर्जी का खपत हो रहा था। अब यहां पर एनर्जी बनेगी। तो ये यहां पर क्या है, पहला आप स्टार्ट करते हैं 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। कभी कभी क्या होता है कि कहीं कहीं पर इसका शार्ट भी लिखा होता है, जैसे फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का PgAl होता है, इसका PgA होता है। तो ध्यान, इसका उसको भी लिख सकते हैं, शार्ट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में एक एटीपी जो है जनरेशन होगा। अब एटीपी जनरेशन कहां से होगा, एडीपी होगा तभी एटीपी जनरेशन होगा। और एक चीज और ध्यान से थोड़ा सा सुन लेंगे, ये जो NAD का ऑप्शन NADH2 के रूप में हो रहा है, NADH2 भी कहेंगे, NAD.2H कहेंगे, NADH पॉजिटिव भी कहेंगे। ये यहाँ पर ETS के थ्रू होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू ये पूरी प्रक्रिया होती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम लोग आगे वाले पार्ट में पढ़ेंगे, जब ये रिस्पायरेशन का अंतिम पार्ट है। इसके बाद हम लोग क्रेब्स साइकिल भी पढ़ लेंगे, तब जाकर के ETS को पढ़ेंगे। तो 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड क्या है, अब यहाँ पर पुनः जो है ADP। अब कितने अणु आएंगे, 2, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स है तो यहाँ पर 2 अणु ADP का आएगा। और ये यहाँ पर अब एंजाइम का नाम क्या रखेंगे, तो हमने पहले कहा चाहे वो ADP ATP में कन्वर्ट हो रहा है, ATP ADP में कन्वर्ट हो रहा है, वहां एंजाइम काइनेज ही रहेगा। तो यहां पर एंजाइम काइनेज होगा, तो नाम दे देंगे फास्फोग्लिसरिक एसिड काइनेज। फास्फोग्लिसरोकाइनेज क्यों लिख देते हैं, फास्फोग्लिसरोकाइनेज। हम पहले ही पढ़ा चुके हैं कि एंजाइम का अपना कोई नाम नहीं होता है, एंजाइम जिस अभिकारक पर कार्य करता है उसी के अंत में सफिक्स एज जोड़ करके उसका नामकरण कर देते हैं। तो सफिक्स एज यहां पर जोड़ दिया गया है। अब एक ATP यहां बनना, तो एक फास्फेट यहां से निकल करके इससे जुड़ जाएगा और ये ATP बन जाएगा। तो एक फास्फेट पहला कहां से गया, पहले वाले से, जो पहले कार्बन पर फास्फेट यहां से टूटेगा और ये बचेगा केवल 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड बचेगा, 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड। प्लस यहां पर जो है ADP जो है कन्वर्ट हो जाएगा ATP में, और मॉलिक्यूल्स की संख्या यहां पर है 2 मॉलिक्यूल्स यहां पर रहेगा। 8वां स्टेप आते हैं, 8वां है, फिर यहां पर आ जाएगा आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन में क्या होगा, बस वही जब प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाएगा, 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड जो है, 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड, ये आइसोमेरेट एंजाइम की उपस्थिति में, ठीक है। यहां पर हम नाम दे देंगे इसको एनोलेज, और ये यहां पर जो है 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा। बस फास्फेट अपना पोजीशन केवल चेंज कर देगा, और पोजीशन चेंज करके पहुंच जाएगा दूसरे कार्बन पर, और नाम दे देंगे 2-फास्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स। केवल फास्फेट ने क्या किया, अपना पोजीशन चेंज किया, तीसरे कार्बन पर था वो दूसरे कार्बन पर पहुंच गया। 9वें स्टेप पर आते हैं, 9वां स्टेप है डिहाइड्रेशन की प्रक्रिया, मतलब कि जहां पर जल का अणु बाहर निकल रहा हो, कैसे निकलेगा देखेंगे। 2-फास्फोग्लिसरिक एसिड, ये यहां पर जो है देखेंगे, एक मिनट, जहां आइसोमेरेज लिखेंगे, आइसोमेरेज, यहां पर म्यूटेज एंजाइम लिखेंगे। म्यूटेज भी लिख सकते हैं या एनोलेज यहां पे यूज कर सकते हैं, तो म्यूटेज लिख देते हैं, म्यूटेज, ठीक है।
ये यहाँ पर आइसोमर इसलिए लिखे कि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि इसी पर हम अपना जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखेंगे, तो इसके लिए कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हमेशा ऐसा चीज रखना है दिमाग में कि जो कंपटीशन में बहुत तेजी से हम उसको जो है देख सके। तो म्यूटेज एंजाइम या यहाँ पर एनोलेज भी लिख सकते हैं। तो 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पर 2-फॉस्फो-इनॉल पाइरुविक एसिड, और प्लस यहां पर H2O मुक्त रहता है कितने अणु? 2 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया 2 चरणों में चल रही है। और 10वां स्टेप, लास्ट स्टेप आते हैं, 10वां स्टेप है सेकेंड एटीपी जनरेशन। सेकेंड एटीपी जनरेशन, अब यहां पर पुनः जो है एक फिर से एटीपी बनेगा, उसी को ले लेंगे 2-फॉस्फो-इनॉल पाइरुविक एसिड, 2-फॉस्फो-इनॉल पाइरुविक एसिड। चूंकि एटीपी का फॉर्मेशन करना तो यहां पर एडीपी का होना आवश्यक है, कितने और 2, क्योंकि 2 चरणों में चल रहा है। और ये यहां पर अब आएगा फिर एक एडीपी एटीपी आएगा तो काइनेज एंजाइम लगेगा, तो नाम देंगे पाइरुविक एसिड काइनेज, पाइरुविक एसिड काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में पूरी प्रक्रिया होगी। और ये जो एडीपी पे एटीपी कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, इसका जो फास्फेट है, एक फास्फेट इसके पास है, वो निकल के इसमें चला जाएगा और ये बन जाएगा पाइरुविक एसिड के 2 अणु, पाइरुविक एसिड प्लस यहां पर एटीपी के 2 अणु यहां पर बन गए। इस तरह से हम देखें कि हमारा जो पाइरुविक एसिड जो हमने पहले स्टार्ट किया था यहां पर, ये CH3COC यानी पाइरुविक एसिड यहां पर बन गया, चूंकि 2 मॉलिक्यूल्स यानी कि यहां पर ये 2 अणु यहां पर बन रहा है। जो हमने यहां पर 2 लिखा है वो 2 अणु यानी कि यहां पर 2 मॉलिक्यूल्स के हुआ। क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है नीट में कि ये जो आइसोमराइजेशन की प्रक्रिया है, इस पूरे ग्लाइकोलाइसिस में आइसोमराइजेशन की प्रक्रिया कितनी बार हो रही है? तो बच्चे क्या करते हैं, गिन लेते, 1 आइसोमरेज, 2 आइसोमरेज, 3 आइसोमरेज, और कह देते 3 है। ऐसा नहीं, यहां पर 4 बार आइसोमराइजेशन हो रहा है। देखेंगे क्या काउंट करेंगे, 1 आइसोमराइज क्योंकि 1 मॉलिक्यूल्स है, दूसरा आइसोमराइज क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स है, और यहां पर आइसोमरेज 2 मॉलिक्यूल्स है, 2 चरणों में हो रहा है, 2 यहां पर, 2 3 1 4 बार आइसोमराइजेशन हो रहा है। यहां पर देखिए कितने एटीपी का लॉस हो रहा है, कितना एटीपी बन रहा है। पहले बनने की बात कर लेते हैं। तो यहां पर 2 अणु, क्योंकि यहां पर 2 मॉलिक्यूल्स और 2 एटीपी यहां पर बन रहा है, 2 एटीपी यहां बन रहा है क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स है। 4 एटीपी यहां पर नेट बेनिफिट रूप में यहां पर बन रहा है। 4 एटीपी का सिंथेसिस यहां पर हो रहा है शुद्ध रूप से। इसके बाद और कहीं इस तरह से नहीं हो, 4 एटीपी यहां पर बना, 4 एटीपी। इसके अलावा एक चीज देख रहे हैं, यहां NAD.2H हुआ है, तो हमेशा जाने कि जब NAD में कन्वर्ट होता है तो ATS के थ्रू होता है और 3 एटीपी का नेट बेनिफिट होता है। चूंकि 3 एटीपी यहां पर बनेगा और यहां पर 2 अणु में हो रहा है, यानी 2 मॉलिक्यूल्स है, तो 3 दूना 6 एटीपी यहां बनेगा। तो 6 एटीपी किसके थ्रू बना है, ये ATS वाला बना है, ठीक है। तो ये यहां पर कुल जो है 10 एटीपी बनता है। लेकिन यहां पर क्या देख रहे हैं कि 2 एटीपी का लॉस हो गया है, एक मॉलिक्यूल यानी 1 एटीपी यहां लॉस, 1 एटीपी यहां लॉस हो रहा है, यानी कि यहां एनर्जी जो है पहले से घाटे में, यानी 2 एटीपी यहां माइनस कर देंगे, -2 एटीपी। इस तरह से यहां पर जो कुल नेट बेनिफिट आ जाएगा, इसको हम ऐसे लिख देते हैं यहां, तो नेट बेनिफिट यहां हो जाएगा 1 एटीपी का। 1 एटीपी का नेट बेनिफिट यहां पर होता है, यानी कि अगर हम बात करें तो 2 एटीपी तो यहां पहले माइनस हो गया, ये 4 एटीपी में से 2 घटा देंगे, 2 ही एटीपी को शेष बचा है। इसके अलावा जो है जो NAD.2H ETS के थ्रू यहां पर 3, जब एक NAD कन्वर्ट होता है 3 एटीपी का नेट बेनिफिट होता है। और चूंकि प्रक्रिया 2 चरणों में है, यानी 2 मॉलिक्यूल्स पे, तो 3 दूना 6 एटीपी यहां से बेनिफिट हुआ। इस तरह से कुल 8 एटीपी का नेट बेनिफिट इस ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में होता है। हमें प्राप्त कितना करना है, 38 एटीपी प्राप्त करना है इस एक ग्लूकोज के एक अणु से। तो ये भी पूरी प्रक्रिया एनारोबिक रिस्पिरेशन है। अब ये पाइरुविक एसिड है, ये इंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब ये पूरी प्रक्रिया साइटोप्लाज्म हो रही थी। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, जो अगला जो टॉपिक रहेगा वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पढ़ेंगे, वहां पर कुल जाकर के 30 एटीपी प्राप्त कराएंगे और तब जाकर के 38 एटीपी बनेगा। तो अभी हम लोग आज के जो टॉपिक में 8 एटीपी का नेट बेनिफिट देखे। यहां पर एक और देखे हैं कि 2 H2O के 2 अणु यहां भी मुक्त हो रहे हैं, ये भी ध्यान देखना है। एक एक चीज को यहां पर ध्यान देना कि ग्लाइकोलाइसिस में 2 H2O का एक अणु जो है, जल के 2 अणु यहां पर मुक्त होते इस पूरी प्रक्रिया
में। तो इस पूरी प्रक्रिया में एक जगह पर NADNH2 में कन्वर्ट हो रहा है, ध्यान रहे ये चीज है, एक जो है 2 चरणों में 2 H2O यहां पर जो है रिलीज हो रहा है, और एटीपी कहां बन रहा है, तो ये इसके 7वें और 10वें चरण में एटीपी बन रहा है, पहले तीसरे में एटीपी का लॉस हो रहा है। तो ये पूरी प्रक्रिया, और आइसोमराइजेशन की प्रक्रिया यहाँ पर 4 बार होती है। तो ये पूरी प्रक्रिया, इससे एंजाइम के नाम भी पूछे जाते हैं कि किस एंजाइम का। तो ये पूरी प्रक्रिया यहाँ पर याद रखनी चाहिए कि पूरी 10 चरणों में होती है, और इसके थ्रू जो है जो ग्लूकोज, उस ग्लूकोज से जो है पायरुविक एसिड के 2 अणु का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। धन्यवाद।